अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आज बात करते हैं कि मुल्क की मईशत से मुतल्लिक अच्छी खबरें आ रही हैं, पॉजिटिव इंडिकेटर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जो पॉजिटिविटी है क्या ये सियासी मंजरनामे पर भी कन्वर्ट हो सकेगी हुकूमत के लिए और पार्टी के लिए? तो ख़बर कुछ यूँ है कि जो पाकिस्तान में करंट अकाउंट है वो रिकॉर्ड सरप्लस यानी रिकॉर्ड ज़ायद रहा है। जी, इस दफ़ा 1 अरब 19 करोड़ रुपए ज़ायद है हमारा करंट अकाउंट, और इसकी वजह बुनियादी तौर पर तो जो रेमिटेंसेज आई हैं, हमने भी डिस्कस किया था, उनको करार दिया जा रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अगर 1 साल के दौरान इस हुकूमत के मुख्तलिफ इशारियों को देखा जाए तो उसमें GDP में बेहतरी या इजाफा, फिर बिजली के रेट कम किए गए, महंगाई में कमी हुई, और ये भी कहा जा रहा है कि जी अगले जो बजट है उसमें तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो टैक्सेस का बोझ है उसको कम किया जाएगा। इसके साथ साथ ओवरऑल जो मईशत है उससे मुताबिक हुकूमत ये दावा कर रही है कि मुल्क की मईशत अब मुस्तहकम है और अब हम एक बेहतरी या ग्रोथ की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। ये सारी की सारी जो हुकूमत अपनी गिनवा रही है कारकर्दगी या मईशत को बेहतर करना, और ये जो सारे के सारे अपने इक़दाम गिनवा रही है हुकूमत, क्या ये सियासी तौर पर भी हुकूमत और पार्टी के लिए ट्रांसलेट कर पाएंगे फ़ायदे में? हमारा यही है आज का सवाल कि क्या करंट अकाउंट की तारीखी सरप्लस होना और फिर दीगर फैक्टर्स या अवामिल हुकूमत को सियासी फ़ायदा दे सकेंगे? हमें ज्वाइन कर इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब, बहमल सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आपसे शुरू करते हैं। हमें इसका आप सियासी पहलू तो बताएंगे ही, लेकिन थोड़ा टेक्निकली भी हमें समझाइएगा कि जो हुकूमत दावा कर रही है कि अब इस्तेहकाम आ रहा है और मुख्तलिफ इशारियों का हवाला देती है, इनमें बेहतरी आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये वोटर सपोर्टर और जो उनकी अवाम में कारकर्दगी और अवाम में जो उनकी मकबूलियत है उसमें भी इजाफा कर सकती है? अलीना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछले 2-3 महीनों से या कुछ और लंबा अरसे से अगर आप देखें, जो आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिनका आपने भी जिक्र किया, वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो वाज़ेह तौर पे इशारा दे रहे हैं कि मईशत स्टेबल हो रही है। आज 2 साल पहले हम डिफॉल्ट के बहुत ज़्यादा करीब थे, हमारे रिजर्व्स $3 बिलियन के आसपास हो गए थे। IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा था क्योंकि इसहाक डार साहब उनकी शराइत मानने को तैयार नहीं थे। और फिर आपको याद होगा कि हुकूमत नून लीग की जो PDM हुकूमत थी वो खत्म होने से पहले 2023 में शहबाज शरीफ साहब गए थे, IMF की MD से उन्होंने मुलाकात की थी और एक शॉर्ट टर्म हमें प्लान मिल गया था। फिर ये जब ये हुकूमत आई 2024 में, तो उसके बाद IMF का बाकायदा एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी प्रोग्राम हमें मिला है जिसके तहत हमें $7 बिलियन मिलेंगे ओवर 3 ईयर्स। तो उसके बाद से अगर आप देखें जो माशी पॉलिसीज रही हैं उसके नताइज नजर आए हैं। महंगाई सबसे बड़ा इशू था जो कि 30-35% तक जा रही थी, उसमें अब खातिर का कमी नजर आई है। उस वजह से आपने देखा है कि जो इंटरेस्ट रेट थे वो अब 12% पर आ गए, वो 23% पे थे उससे पहले, और उस वजह से काफी स्पेस, फिस्कल स्पेस क्रिएट हुई क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है हमारी वो उसमें हमें कमी नजर आई है। तो एक तो फिस्कल साइड पे आप देख रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर है और 6% ऑफ GDP के आसपास ये रहेगा। फिर जो रिजर्व हमारे, जैसे मैंने कहा कि $3 बिलियन तक पहुंच चुके थे, अब वो $11 बिलियन के आसपास है। तो आप बड़ा सेफली कह सकते हैं कि आपकी मईशत को, आपके मुल्क को कोई डिफॉल्ट के खतरात लाक नहीं होंगे। फिर आपने करंट अकाउंट की बात की। अब ये एक ऐसा कंसर्न रहा है पाकिस्तान के लिए कि जब भी हमें डिफॉल्ट के पास हम जाते हैं तो मसला ये होता है कि हमारा डॉलर डेफिसिट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मेनली आपके ट्रेड डेफिसिट की वजह से। तो देखा है कि कमी आई है, और ये जो पिछला महीना गुजरा है उसमें हमने देखा कि आपका अगर ट्रेड डेफिसिट $2 बिलियन का था, $1 बिलियन के और आपके जो है वो डेफिसिट्स थे, लेकिन उसको कवर किया आपके रेमिटेंसेस ने जो कि $4 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। और कल मैंने एक सवाल के जवाब में ये बताया था कि ईद फैक्टर के अलावा हम देख रहे हैं कि जैसे ही बैंकिंग चैनल आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हवाला हुंडी को डिस्करेज किया जा रहा है, तो ये नंबर्स ओवर द ईयर्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक्सपोर्ट्स हमारे इतने नहीं बढ़े इस साल, लेकिन रेमिटेंसेस की जो ग्रोथ है फिनोमिनल, उस वजह से आपके जो करंट अकाउंट को काफी सारा मिला है। तो ये तमाम इंडिकेटर्स इशारा करते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो स्टेबल हो रही है। अब जो एक आपका सवाल है और एक ऐसा सवाल जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री में, PM हाउस में भी गर्दिश कर रहा है, वो ये है कि क्या अब हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। और ये सवाल इसलिए ज्यादा कंसर्निंग है क्योंकि वजीर आजम को भी पता होगा, माशी टीम को भी पता है कि जब तक GDP ग्रोथ नहीं होगी ना तो अवाम को उस हद तक बेनिफिट नहीं पहुंचेगा। क्योंकि देखें, आज हम कहते हैं कि महंगाई की 5% हो गई है या 5 से 7% रहेगी, तो उसका मतलब ये है कि महंगाई में अभी भी इजाफा हो रहा होगा 5% से, ऐसा नहीं है कि 30% से इजाफा हो रहा होगा। लेकिन जब हम कहते हैं महंगाई में कमी हो रही है, इसका मतलब नहीं कि चीजों की कीमतों को रिवर्स लग गया है, वो कम होना शुरू हो गई है। ये अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि चीजों की कीमत तो बढ़ रही है, आप कहते हैं महंगाई कम हो गई है। महंगाई की जो रफ्तार होती है वो रफ्तार में कमी हुई है।
तो पिछले 2-3 साल से जो 70-75% की महंगाई हुई थी, वो एक आम आदमी अभी भी उसका बर्डन नहीं बर्दाश्त कर सक रहा है, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो उस तेजी से नहीं बढ़ी है। जो जॉब क्रिएशन है इस मुल्क में वो इतनी तेजी से नहीं हुई है। जिन इंडिकेटर्स की हमने बात की, वहां पे अगर आप दूसरे 2 नंबर्स को देखें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आज भी आपका डेफिसिट में, पिछला साल बहुत बुरा था क्योंकि इंपोर्ट नहीं हो रहे थे, उसके मुकाबले में भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त डेफिसिट शो कर रहा है। आपकी पावर जनरेशन हर महीने कम हो रही है, यानी कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है या जो आपकी इंडस्ट्री तबका है वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, और अगर वो नहीं परफॉर्म कर सकेगा तो आपके जॉब लॉसेस होंगे, लोगों की इनकम जो है वो मुतासिर होगी। इसी तरीके से इस महीने भी आपको अभी जो 2 दिन पहले गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रॉप्स की परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है। वीट की अगर अच्छी है तो वीट पे किसान कह रहा है कि मुझे इतने पैसे नहीं मिल रहे, तो वहां पे भी एक बड़ा तबका है जो कि रोजगार या अपनी इनकम जनरेट करता है एग्रीकल्चर से, तो वो अभी मुतमईन नहीं है। हाँ, उनकी जिंदगी आसान इसलिए हुई है कि महंगाई अब इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, बिजली की कीमतों में कुछ हद तक कमी नजर आई है, लेकिन उनको असल फायदा जब होगा जब आपकी मईशत पे जॉब क्रिएशन होगी, उनकी इनकम में इजाफा होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप जो आपका सवाल है ना बुनियादी, कि सियासी फायदा कितना होगा, मुझे लगता है कि जो परफॉर्मेंस है उससे कुछ हद तक फायदा होगा, लेकिन असल फायदा उस वक्त होगा जब जीडीपी ग्रोथ आपकी 4-5% तक होगी और एक स्टेबल इकोनॉमी के साथ होगी, लोगों को उसके समरात पहुंच रहे होंगे, तब मेरे ख्याल से जो बेनिफिट है, पॉलिटिकल बेनिफिट, वो उस वक्त उससे कहीं ज्यादा होगा। और मैंने कल भी आपको बताया था ना कि जो इस वक्त एक रेमिटेंसेस बढ़ रही है, उसमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जिन्होंने हालिया सालों में पाकिस्तान से वो मुंतकिल होकर बाहर गए। उसमें आपके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के भी लोग हैं, व्हाइट कॉलर जो जॉब्स करते हैं वो भी है, आपका लेबर तबका भी। वो क्यों गए? क्योंकि यहाँ उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, इसलिए वो बाहर गए। ठीक है। और जब बाहर जाते हैं तो उसका दो चीजें हैं, एक तो आपको नुकसान ही होता है कि वो आपके मुल्क में काम नहीं कर रहे हैं, फायदा आपको ये कि वो रेमिटेंसेस भेज रहे होते हैं। तो अभी आपको लगता है अभी सियासी फायदे के अंदर नहीं सिर्फ एक डिसेंट परफॉर्मेंस रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री की इस साल, क्योंकि स्टेबिलिटी जरूरी थी। ये नहीं हो सकता कि आप मईशत जो कि आईसीयू में हो उसको आप ग्रोथ की तरफ जो है एक्सेलरेट कर दें, ये पॉसिबल ही नहीं है और ये गलत स्ट्रैटेजी होती है। तो स्टेबिलिटी के लिहाज से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हाउ विल वी गो फॉरवर्ड? क्या एक स्टेबल ग्रोथ हमें नजर आएगी जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं नजर आई है? आई थिंक वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, एग्जैक्टली यही मेरा फॉलोअप सवाल है, लेकिन इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, बिकॉज पहले ज़रा देख लेते हैं मज़हर अब्बास साहब, आपके ख्याल में क्या ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है इस वक्त? जो हम रोज़ देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, टीवी के ऊपर ऐलान हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, अवाम उसको रिसीव कर रहे हैं और कैसे रिसीव कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, जैसे शहजाद कह रहे थे कि पिछले 1 साल में या पिछले चंद महीनों में जो इक़दामात हुए हैं, उसके इवन अपोजिशन के पास भी उसके काउंटर में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स नहीं मिले उसमें। दूसरे ये कि इसकी एक बड़ी वजह जो है मैं समझता हूँ, जहाँ और बहुत से इक़दामात हो सकते हैं, वहाँ ये कि जो ऑप्टिक्स होते हैं ना, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग उभर कर आए हैं, अनलाइक इसहाक डार साहब। तो फाइनेंस मिनिस्टर की जो अपनी एक रैपो है, जो उनका बात करने का अंदाज़ है, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत पब्लिक की नज़र में काफ़ी काउंट करती हैं। लेकिन जो सवाल है बुनियादी, जो मुस्लिम लीग नून को या शहबाज शरीफ साहब को या उनकी पार्टी को डिफ़िकल्टी है, वो ये कि इसका जो क्रेडिट है वो क्या शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है या पसे पर्दा जो हैं लोग उनको दिया जा रहा है। जो बहुत से ऐसे जो आपके एनालिस्ट हैं या कुछ एंकर्स हैं, वो इसका टोटल जो क्रेडिट है वो देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह फोर फ्रंट पे हो रही है, ये एक्चुअली वो इक़दामात हैं और शहबाज शरीफ को एज ए जूनियर पार्टनर के तौर पे पेश किया जा रहा है। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए आगे चल के फिर ये कि क्या ये इक़दामात जो पिछले चंद महीनों में हमें नज़र आए, क्या ये सस्टेनेबल भी होंगे? क्योंकि अगर हम ऑन पेपर ही देख लें तो इलेक्शन तो आज से 4 साल बाद होंगे, तो क्या आज से 4 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद जो है इन इक़दामात के नतीजे में और कितनी बेहतरी आएगी सिचुएशन में, या चीज़ें ये सस्टेन नहीं हो पाएंगी, या आगे जाके फिर बिजली की कीमतें ऊपर चली जाएंगी, आगे जाके फिर पेट्रोल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। तो ये किस हद तक सस्टेन कर पाएंगे? क्योंकि हमने नॉर्मली जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में देखा है, वो आम तौर पे इलेक्शन से 1 साल पहले के इक़दामात हमें नज़र आते हैं कि जी बड़े रेवोल्यूशनरी,
यहाँ पहले साल के इक़दाम नज़र आ रहे हैं कि हाँ पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और दूसरी बात यह कि मुस्लिम लीग नून की जो जमात है एज ए पार्टी, वो इसका सियासी एडवांटेज नहीं ले रही, यानी सियासी तौर पे वो इस चीज़ को प्रोपेगेट नहीं कर रहे। उनका आप बताएं कि कितने मुस्लिम लीग नून के पंजाब में जलसे हुए हैं जिन्होंने उन्होंने वो किया है। फिर ये कि उसके साथ ही जो चीज़ें ज़्यादा ऑप्टिक्स जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जाते हैं, जैसे आज का वाक़या है, अब क्यों नहीं तहरीक इंसाफ की जो इमरान खान साहब की बहनें उनको क्यों नहीं मिलने देते? आप मिलने दें। यानी ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती हैं। मतलब एक नॉर्मल मीटिंग है, अगर बहनें मिल रही हैं तो उसमें क्या हर्ज है? अगर पार्टी लीडर्स उनके आके मुलाकात कर लेते हैं तो उसमें क्या हर्ज है? आप जितना रोकेंगे, जितना उन्हें गिरफ्तार करेंगे, जितना सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बजाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अल्टीमेटली नुकसानदेह होती है, अल्टीमेटली उसके जो ऑप्टिक्स हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं। तो मेरा ख्याल है दो फैक्टर जिसका शहबाज शरीफ साहब को और उनकी गवर्नमेंट को ये क्या शहबाज शरीफ साहब का क्रेडिट है या ये क्रेडिट जो है ये आर्मी चीफ का क्रेडिट है। अब ये जो चीज़ है, कहा तो ये जाता है कि जी दोनों का ज़ाहिर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत चीज़ें आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन जो मैसेजिंग जा रही है, क्या वो मैसेजिंग मुस्लिम लीग नून और हुकूमत की मैसेजिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही है या दूसरी मैसेजिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही है? इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज अतातार साहब को सुने, उन्होंने भी क्रेडिट ये जो माशी तरक्की है उस आर्मी चीफ को दिया, महमल, और फिर उससे पहले वज़ीर आज़म भी साथ साथ लेके चलते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया मज़हर साहब ने। आप किस तरह से इसको देखती हैं? ऑल्सो नून लीग का हमेशा से ये रहा है कि हमारा जो बयानिया है वो हमारी कारकर्दगी रहा है। अब कारकर्दगी अगर पहले साल के अंदर ही कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स आए हैं, आपको लगता है कि लोगों को समझ आ रही है इन सारी इंडिकेटर्स की, या समझा पा रहे हैं? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह अभी शहजाद ने भी बात की कि मुआशी इस्तेहकाम तो आया है और उसके अंदर तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन सियासी फ़ायदे के लिए आई थिंक अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन। और सियासी फ़ायदा वैसे तो तभी होगा जब आवाम के लिए बेहतरी आएगी, जब ये चीज़ें तभी वो ट्रांसलेट होगा ना कि जब आवाम फील करेगी कि हमारे जो मुश्किलात है उनमें कमी आई है। और वो होगा जब आपके इंडस्ट्री का जो है वो पहिया चलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी इनकम में इजाफा होगा। अभी तो आप देखें ना, पिछले चंद सालों के अंदर जिस तरीके से इन्फ्लेशन थी, लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, मुश्किल वक्त का सामना किया है। और अब जब कीमतें बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो अभी भी वही हैं। आप मुझे बताएं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी बढ़ी हैं, इनकम में कितना लोगों का इजाफा हुआ है। अभी भी देखें तो मुल्क में सरमायाकारी तो नहीं हुई उस तरह से, और इसीलिए सरमायाकारी जब होती है तो तब जो है एतमाद भी हुकूमत पे बढ़ता है। पिछले चंद सालों में जिस तरह अभी यहाँ पर जिक्र भी हो रहा था कि लोग ज़्यादा बाहर गए, इसलिए रेमिटेंसेज भी बढ़ी हैं। अब लोगों का मुल्क छोड़ के जाना तो कोई एतमाद का मुजाहरा नहीं करता। और फिर पिछले महीने की जो थी उसके ऊपर तो पहले ही बात हो चुकी है रेमिटेंसेज की कि रमज़ान की वजह से। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये लीना कि एक ही महीने में रमज़ान है, यानी मार्च ही के महीने में शुरू हुआ, मार्च ही के महीने में ख़त्म हुआ, तो एक ये भी वजह थी। अच्छा, अब जहाँ तक आपने ओवरऑल एक नून लीग के बयानिए की बात की है कि उनका तो है कि कारकर्दगी ही उनका बयानिया है। हमने ये देखा लीना कि 2013 के इलेक्शंस में उनकी कारकर्दगी का ही बयानिया था कि जिसकी वजह से उन्होंने इलेक्शन स्वीप किए, वो जिस तरीके से जीते। फिर हमने देखा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि पैनामा हुआ, सब कुछ हुआ, जेल भी गए उनके लीडर्स, उसके बावजूद 2018 के इलेक्शन में उन्हें मुश्किलात थी कदरन, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शंस तो जीते। फिर RTS का निज़ाम और एक हाइब्रिड निज़ाम और जुडिशरी उस वक्त की और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, वो सब कुछ मिलकर क्या हुआ। तो उस वक्त तक तो बयानिया उनका कारकर्दगी का चल रहा था। लेकिन अगर आप कहें कि 2018 के बाद से तो पाकिस्तान की सियासत में जो एक चीज़ चेंज हुई है वो ये है कि डिलीवरी और परफॉर्मेंस के बयानिए पे मेरे ख्याल में वोट नहीं मिला। यानी आप 2024 के अगर इलेक्शंस देखें, रिगिंग के एलिगेशन तो इसमें बहुत सीरियस है और इसमें PTI ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई डिस्पाइट जो डिफिकल्टीज थी, लेकिन परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं था। यानी ये नहीं था कि उनके 3.5 साल में कोई वफाक ने बड़े काम किए हों, या खैबर पख्तूनख्वा में जो पिछले 10-11 साल से उनकी हुकूमत है वो बहुत कुछ चीज़ें की हों, या उस्मान बुज़दार की पंजाब की हुकूमत ने बड़ा काम किया हो। तो वो भी
डिफरेंस है। तो इसलिए फिलहाल मुझे ये लगता है कि सियासी फायदा तो हुकूमत को अभी उस तरीके से नहीं होगा। एक तो अगर ये सारी चीजें इंप्रूव करें वो होगा, और दूसरी चीज ये है कि 2-3 साल अगर इसी तरह से चलता रहा, फिर हम देखेंगे कि अगले इलेक्शंस में हमें नजर आएगा कि अगर इसका फायदा उनको होता है कि नहीं, या फिर यहाँ पर फिर वही सिचुएशन रहेगी कि बयानिया जो है बेशक उसके अंदर कोई कारकर्दगी ना हो, वो ज्यादा काम करता है या कारकर्दगी काम करती है। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत समझा नहीं पा रही है आवाम को? क्या मैसेजिंग कंफ्यूज्ड है, इस वजह से सियासी फायदा नहीं होगा, या कुछ और? मैडम शेख, ये बात करके आप मुझे कंफ्यूज ना करें। अच्छा, बहुत कुछ क्लियर है मैडम शेख। क्या आपको याद है इमरान खान साहब कन्वेंशन सेंटर की तकरीर हो या बहुत ज़्यादा तकरीरें हों, बहुत ज़्यादा तकरीरें, 12 तकरीरें तो मेरे पास रिकॉर्ड है, क्या कहा करते थे कि जनरल बाजवा जैसा सुलझा हुआ डेमोक्रेट जर्नैल नहीं देखा, और अगर ये ना होते तो मैं मुआशी मैदान में आगे ना जाता। और फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अगर दौर देखें, कारके देखें, फैटफ देखें, करतारपुर राहदारी देखें, फाटा बर्जर देखें, दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात देखें, कर्ज मांग कर लाना देखें, या पार्लियामेंट में वोट पूरे करने देखें, सब कुछ उस वक़्त फ़ौज कर रही थी, और आज भी सब कुछ फ़ौज कर रही है। क्या आप सियासी एडवांटेज लेंगे? सियासी एडवांटेज वो हुकूमतें लेती हैं जो सियासत कर रही होती हैं। सियासी एडवांटेज वो हुकूमतें लेती हैं जो आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आती हैं। अब गो के मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से अता तारक साहब तक सब मान रहे हैं, लेकिन चीन से तल्लुकात या चीन से मुआहदे कौन करवा रहा है? जनरल आसिम मुनीर साहब। सऊदी अरब से तल्लुकात या वहाँ सारी ग्राउंड कौन सेट कर रहा है? जनरल आसिम मुनीर साहब। यूएई या कतर में कौन आ जा रहा है? जनरल आसिम मुनीर साहब। ज़राअत, माइंस एंड मिनरल्स, ओवरसीज़ कन्वेंशन, कर्जा कौन कर रहा है? फ़ौज और जनरल आसिम मुनीर। तो शहबाज शरीफ किसका क्रेडिट लेंगे? हुकूमत किसका क्रेडिट लेगी? 55 वज़ीर किसका क्रेडिट लेंगे? कोई नहीं क्रेडिट लेंगे। ये कंफ्यूज नहीं है, इनको क्लियर है कि हमारा कुछ काम नहीं है, हमारी दुबई लगी हुई, हमारी लॉटरी लगी हुई है, हम मुल्क फिरेंगे और चार्ल्स को बादशाह बनवाएंगे भी और मलका को दफनाएंगे भी और सारे मिलकर बेलारूस जाएंगे भी। मैडम शेख, मैं ये पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह करे मईशत में इस्तेकाम आए, अल्लाह करे हम मुआशी तौर पर मजबूत हों, अल्लाह करे दहशत गर्दी के खिलाफ हम जंग जीतें, क्योंकि दहशत गर्दी या मुआशी मैदान, इस पे ना सियासत होनी चाहिए ना सियासी पॉइंट स्कोरिंग होनी चाहिए। लेकिन किस पे लुडियाँ डाल रही है हुकूमत? ये कितने कर्जे कम हुए हैं, कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी है, कितनी सरमायाकारी आई है, कितनी। आप सिर्फ ज़राअत का देखें, हम कहते हैं ना ज़री मुल्क है, ज़री मुल्क है, हालांकि 10-11 अरब डॉलर की हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, लेकिन पिछले साल ज़राअत थी 6.5% पर और इस साल है 1.1% पर। किसान रुल गया है और अभी 15 अरब का मजाक किया है मरियम नवाज साहबा ने किसान के साथ। और इसके अलावा रियल इस्टेट आपकी, इंडस्ट्री आपकी, स्मॉल बिजनेस आपका। क्या आम आदमी खुशहाल हुआ है? क्या तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ मिला है? क्या बेरोज़गारी कम हुई है? क्या गुर्बत कम हुई है? आपने तो ये किया, हुकूमत ने तो ये कार्रवाई डाली कि रिलीफ देने के बजाय पेट्रोलियम पर लेवी बढ़ा दी। आप पेट्रोल पर और डीजल पर तकरीबन 80 रुपये लेवी है। और कल औरंगजेब साहब फरमा रहे थे कि खुशखबरी सुना रहे थे कि फिच ने हमारी रेटिंग बेहतर कर दी है। और मज़े की बात, लतीफ़ा सुनिए कि +CCC से -B हुई है। और ये 3 साल पहले हम यहाँ थे, तो 3 साल पहले हम जहाँ थे आज हम वहाँ हैं और इस पर खुशखबरियाँ हैं। क्या कैसे ये बातें करते हैं, पता नहीं किन को बेवकूफ़ बनाते हैं मैडम शेख। और आप मुझे बताएं कि ज़र मुबादला, इस हुकूमत ने कितने तीर मारे हैं ज़र मुबादला में? अभी मैं फिगर्स देख रहा था कि 1,72,144 पाकिस्तानी गए सिर्फ इस साल के पहले 3 महीनों में। ठीक है। और पता है उसमें 90 यानी कुछ 400-500 कम 1 लाख लोग मजदूर हैं। और ये जितने गए इसमें 1,21,970 सिर्फ सऊदी अरब गए हैं। अब मुझे बताएं, सऊदी अरब से ये जो मजदूर गए हैं, ये मुआहदा किसने किया था? ये तो हुकूमत ने धुआं नहीं लगने दिया, जनरल आसिम मुनीर ने।
तो ये इस पे अब ये आप देखें ज़र मुबादला बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वक्ती है। मुझे एक चीज बताइएगा, वक्ती है। अच्छी दो जुमले मैडम शेख, सिर्फ ये ज़र मुबादला बहुत अच्छी बात है लेकिन वक्ती है। कर्जा लेना बहुत अच्छी बात है लेकिन कब तक कर्जा वापसी भी है। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत को चाहिए कि अब कोई ये डंग टपाऊ पॉलिसियों की बजाय कोई आगे सोचे, और हुकूमत नहीं सोच सकती क्योंकि हुकूमत ने क्या सोचना है, जो काम कर रहे हैं उन्हीं ने करना है। हाँ, जब ये अपोजिशन में आएंगे उस वक्त हमारे सामने मीडिया पे बैठ के इशारे करेंगे, वो जो बुरा काम हुआ था ना वो उस वक्त फौज ने किया था, वो जो बुरा काम हुआ था ना वो उस वक्त फौज ने किया था, और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये जमहूरियत को लेके पतली गली से निकल जाएंगे, हम इनके पीछे फिर खड़े हो जाएंगे। हाँ ठीक है सर, एक मेरा सवाल है, अभी आपने खुद ही मिसाल दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में क्या होता था सर, उस वक्त भी तो मिसाली पार्टनरशिप थी लेकिन फिर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हुकूमत अपेरेंटली उनकी टीम ऐसी नहीं थी। तो क्या पार्टनरशिप नहीं चाहिए होती इवन हाइब्रिड के लिए भी, कि कोई ना कोई सपोर्टिंग सिस्टम होगा तो फिर ये आगे अदादोशुमार आएंगे या कुछ बेहतरी आएगी? पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं मानता कि उस वक्त उन्होंने डिलीवर नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया, कोरोना में बहुत अच्छा डिलीवर किया। उनकी ग्रोथ देख लें, उनके दौर की महंगाई देख लें, उनके दौर डॉलर का रेट देख लें, उनकी दौर की सारी चीज़ें देखें। यस, ब्लंडर्स किए उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छी हुकूमत जा रही थी मुआशी तौर पर। सियासी तौर पर वो वीक हो गए थे लेकिन मुआशी तौर पर बहुत अच्छा जा रहे थे। ठीक है। दूसरी बात यह कि यहाँ क्या पार्टनरशिप होनी है, यहाँ कोई क्या पार्टनर, क्या कौन क्या करेगा? शहबाज शरीफ साहब को आप समझते हैं कि वो डिलीवर करेंगे? शहजाद की हम इसके ऊपर इनपुट ले लें कि जो माशी बात आपने की वो जरा ज्यादा बेहतर हमारी रहनुमाई कर सकते हैं उसके ऊपर। शहजाद देखिए, ये जो भट्टी साहब ने बात की, पिछले लास्ट 2 साल की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तहरीक इंसाफ की बुरी नहीं थी। इनफैक्ट खुद अगर आदाद शुमार देखें तो उसमें ये बताया गया था कि 60 लाख जॉब क्रिएशन भी थी, और उसकी वजह ये कि 5.5 और 6% से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। लेकिन उस वक्त यही मसला था जो मैंने आपको पहले सवाल बताया कि करंट अकाउंट खसारा आपका इतना बढ़ रहा था, और मेनली वो इंपोर्ट बिल की वजह से। उस वक्त एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि एक हम कमोडिटी सुपर साइकिल से गुजर रहे थे जहां ऑयल जो है वो $100, $110, $120, $20 तक भी चला गया था। आज इस हुकूमत को एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस चीज में है कि इस वक्त ऑयल जो है वो $60-65 के आसपास है, इससे भी नीचे चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि इससे आपका जो इंपोर्ट बिल है उसमें अच्छा खासा फर्क आ जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2022 का जो साल था उसमें $18 बिलियन के हमने ऑयल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए थे। आज शायद वो आपको इस रेट पे 10 या $12 बिलियन की इंपोर्ट होगी, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। इसी तरह LNG की प्राइसेस जो है आसमानों को छू रही थी, तो उस वक्त करंट अकाउंट जो है वो आपे से बाहर हो गया। और शौकत तरीन साहब की कुछ पॉलिसीज भी थी कि हमें फॉरेन ग्रोथ की तरफ जाना है। IMF के जो प्रोग्राम था उससे बाहर चले गए, उससे बड़े नुकसान हुए। अगर वो ना होता तो शायद हम एक बेहतर स्टेबल ग्रोथ की तरफ जा सकते थे। लेकिन इस वक्त जो है मेरे ख्याल से भट्टी साहब ने जो बात की वो इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त जॉब क्रिएशन, और मैंने पहले सवाल में बताया ये होना जरूरी है कि अगर जॉब क्रिएशन होगी, लोगों को मुलाजमतें मिल रही होंगी, उनकी इनकम में इजाफा हो रहा होगा, तो फिर वो जो है ज्यादा मुतमईन होंगे। इस वक्त ऑब्वियसली जितनी महंगाई रही है माजी में, उसका जो सेटबैक है वो बहुत बड़ा है, एंड इट विल टेक टाइम कि उससे आवाम बाहर आ सके। ठीक है। अच्छा, आपसे एक मजीद सवाल भी करें, बट महमल वांट्स टू ऐड समथिंग। महमल। अलीना, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए जो हमने इकोनॉमिक डिसीजंस ली जब वी वर पुश्ड इनटू इट कि क्योंकि अगर 2 ममालिक हमें पैसे नहीं दे रहे थे या फिर एक IMF का सब प्रोग्राम नहीं मिल रहा था तो हमें उनकी शराइत भी कुछ कड़ी बाद में माननी पड़ी, तो वो हमने जो टफ डिसीजंस ली वो ठीक भी थी डिसीजंस। तो ये जो एक चीज़ हमारे यहाँ देखा जाता है कि जी सियासी नुकसान होता है इन डिसीजंस का, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस वजह से ये नहीं करना चाहिए कि उनको बाद में कुछ साल बाद जब जरा स्टेबिलिटी आ जाए, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो तो उनको रिवर्स करने की कोशिश करे, ये नहीं करना चाहिए। बल्कि जो बात यहाँ पर शहजाद ने भी की, मैंने भी की कि एक प्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ हमें जाना चाहिए और उसके लिए ये टफ डिसीजन जो है वो जरूरी भी होती है। और एक ये जो पूरा सब्सिडी और इस सब का जो निजाम है ना, मेरे ख्याल में इससे भी हमें थोड़ा सा बाहर आने की जरूरत है। आप कुछ कहना चाहते हैं भट्टी साहब? नहीं मैडम शेख, ओके, कह चुका जो कहना था। ठीक है भट्टी साहब। अच्छा शहजाद, जाते जाते एक चीज़ बता दीजिएगा, हम अभी बात कर रहे थे कि ग्रोथ में जाएंगे या एटलीस्ट उस फेज़ में एंटर होंगे तो फिर आवाम के ऊपर कुछ असर और फिर सियासी तौर पे भी उसका नज़र आएगा। क्या प्रोजेक्शन है वहाँ पर जाते जाते? हमें कितना अरसा लग सकता है? हुकूमत को कितना वक्त दरकार होगा? देखिए, जो इकोनॉमिस्ट है वो ज़्यादा बेहतर इस पर बताते हैं, और जो मैंने जो प्रूडेंट लोग हैं उनकी बात जो सुनी है वो ये कहते हैं कि अगर इस साल हम 2.25-3% तक ग्रो करें किसी तरीके से, वैसे तो हाफ ईयरली ग्रोथ आपकी बहुत ही बुरी थी,
तो अगले साल शायद हम टारगेट कर सकते हैं 4.25% की ग्रोथ। वो जो एक रीजनेबल नंबर है, लेकिन अगर पाकिस्तान की आबादी 2.5% से बढ़ रही तो उस लिहाज से बहुत कम है। अगर आप देखें ना हमारे खित्ते में चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, ये इन्होंने अपनी जो इकोनॉमीज को तब्दील किया है वो इसी तरह किया है कि एक सस्टेनेबल 6% की ग्रोथ है। ये बिल्कुल ठीक से कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब कि ऐसा नहीं हो सकता 1-2 साल की 6% की ग्रोथ हो और हम जो है इकोनॉमी जो है वो बैठ जाए वहां पे और बूम एंड बस्ट साइकिल में एंटर हो जाए। ये नहीं हो सकता। तो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए आपको एवेन्यूज चाहिए। जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये, जैसे अभी हमारे रिजर्व्स अगर बढ़ रहे हैं तो ये डेट बेस्ड है या फिर इस वक्त सेंट्रल बैंक ने उनको मार्केट से खरीदा है। आपको नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा, जिसके लिए जरूरी है इन्वेस्टमेंट्स आए। SIFC बने हुए 2 साल हो चुके हैं, अब तक हमें नहीं आई है इन्वेस्टमेंट। आप सुनेंगे कि वफाकी वज़रा आके बताते रहते हैं कि MOU हो गया $10 बिलियन का, $20 बिलियन का, रिफाइनरी लगेगी, फला होगा। नहीं आए हैं पैसे। ये एक हार्ड रियलिटी है और इस पे हमें देखने की जरूरत है। और देखिए पहल उसी वक्त होगी जब आपकी डोमेस्टिक लोकल इंडस्ट्री जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही होगी, बाहर वालों को हौसला मिलेगा, फिर वो भी आएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो है हमारे 2 मेजर टेकअवेज हैं फ्रॉम दिस डिस्कशन। एक तो ये कि मैसेजिंग के ऊपर, जैसे मज़हर अब्बास साहब ने पॉइंट उठाया, फिर भट्टी साहब ने उसको कंटिन्यू किया कि हुकूमत ये जो सारे के सारे मामलात हैं, एटलीस्ट जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, इनको किस तरह से कन्वे करिए आवाम तक। इस मैसेजिंग को ठीक करना बड़ा ज़रूरी है, या एटलीस्ट इससे तासुर क्या ले रही है आवाम, ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरा टेक अवे ये है कि जी तब तक आवाम इसके समरात या इसको सियासी फ़ायदे में कन्वर्ट नहीं करेगी जब तक उनको एक्चुअल इसका माइक्रो इकनॉमिक लेवल पर कोई चीज़ें हाथ में नज़र नहीं आएंगी, जैसे कोई नौकरियाँ या वाकई में कुछ ग्राउंड लेवल पर चीज़ें सस्ती हुई। एक छोटी सी अब ब्रेक लेनी है हमने। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम आपके सवाल जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक। आपके भेजे गए सवाल तज्जियाकारों से उनके जवाब जानते हैं। मज़हर साहब से करते हैं पहला सवाल। कराची का सवाल है, आजकल जो ट्रैफिक हादसात और उसको कंट्रोल करना ट्रैफिक को एक बड़ा चैलेंज है। तो मज़हर साहब आपसे पूछा जा रहा है कि कराची में 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 15,000 रुपये जुर्माने की तजवीज़ आई है और मेयर कहते हैं कि सिटी वार्डन्स ये जुर्माना करेंगे। आपके ख्याल में, सवाल तो ये हो रहा है कि आम आदमी को इससे फ़ायदा होगा या उल्टा एक और मसला बन जाएगा, बट आपके ख्याल में इससे बेहतरी होगी या एक मसला होगा इससे? देखिए, डिटरेंस तो अच्छी चीज़ होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप हर कानून को लाकानूनियत से जो है ओवरपास कर देते हैं। मतलब ये कि आपने बहुत सख्त कानून बनाया, उसका नतीजा क्या होता है? यानी आप 15,000 रखेंगे जुर्माना तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला 1,000 लेके छोड़ देगा आपको, तो वो अमल तो नहीं होगा। फिर भी अभी आप देख लेना कि ये इन्होंने फैसला किया है कि जी ये डंपर्स और ये हैवी ट्रैफिक जो है वो दोपहर को जो है सड़कों पे नहीं आएगी। सालों से ये अनाउंसमेंट सुनी जा रही है। अच्छा, फिर रात को क्या होगा? जब रात को वो हैवी ट्रैफिक जो आएगी उस वक्त क्या होगा? क्या उस वक्त एक्सीडेंट नहीं होंगे? ये जितना अब 1 वे जो है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि रॉन्ग साइड पे आना, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल वालों ने अपनी आदत बना ली है। हम रॉन्ग साइड पे आदतन चले जाते हैं। हम रॉन्ग जल्दी ये तेज़ रफ्तारी, सिर्फ रॉन्ग साइड का मसला नहीं है। इस पे तो आपने 15,000 लगा दिए। जो फैंसी लाइट्स हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो अक्सर हादसात का वजह बनती हैं, ये बड़ी VIP प्रोटोकॉल जो है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है, मिनटों ट्रैफिक जैम रहता है। इसके लिए क्या कर रहे हैं? अब हैवी, जब तक आप सड़कें, मैंने कहा ना कि ये ट्रांसपोर्ट या ट्रैफिक के हादसात ऐसे ही नहीं ख़त्म होंगे, कम होंगे। हादसात तो होते ही रहते हैं, लेकिन कम सिर्फ उस सूरत में होंगे आप जब तक जो है वो कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, ट्रैफिक के जो सड़कें हैं वो चौड़ी नहीं होंगी। बिल्कुल 1 वे पे कोई भी आए उसको सख्ती से रोका नहीं जाएगा, और सख्ती से रोका जाएगा उसको। जुर्माना अगर वाकई आप इस तरह का लगा रहे हैं, मेरा ख्याल है 15,000 बहुत ज़्यादा है उसको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ज़ाहिर है उसकी वजह ये हो सकती है कि शायद लोग इसके खौफ से ना आए 1 वे पे, लेकिन अमल किस स्तर तक होगा, फिर किस लेवल पे आप ये वसूल करते जा रहे हैं, इसमें बहुत बड़े सवालात। देखिए, अभी कुछ अरसे पहले इन्होंने थानों के लिए एक बजट रखा कि हर थाने को बजट, ज़रा उसकी परफॉर्मेंस तो बताएं कि जो थानों को बजट दिया गया उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अक्सर ये होता है कि इस तरह के जब जुर्माने या कुछ होता है तो फिर फजूल में चालान बढ़ जाते हैं, और क्या होता है कि कह रहे चलो ले दे के दरमियाना कुछ यही मैं एग्जैक्टली, तो इसको कैसे रोका जा सकता है ये बताएं। इसीलिए मैं यही जैसे लाहौर में हमने देखे वार्डन्स ने कैमरास पहने होते हैं,
क्या इस तरह का यहाँ पर या कुछ? असल देखिए क्या होता है, यानी आप दुनिया की मिसाल दें, क्या होता है, आप क्यों ये पुलिस वाले को कर रहे हैं? कितनी जगहों पे हमने देखा है कि पुलिस वाले रोकते हैं दुनिया में। आपको जहां आपके कैमराज होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग कैमराज होते हैं, आपके घर पे टिकट पहुंच जाता है। वो सिस्टम जब तक हम एवॉल्व नहीं करेंगे, और कराची में माशाल्लाह कभी भी कोई सिस्टम एवॉल्व नहीं होगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट हम परसों से सुनते आ रहे हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट सालों से सुनते आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। आई होप कि ये चीज़ें हों, लेकिन अगर आपने कराची में ट्रैफिक के हादसात से बचना है तो उसके लिए अब तक कम से कम मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने नहीं देखा कि कोई खातिर खा इक़दाम अब तक किए गए हों। ये जो भी अनाउंसमेंट आती है, ये सब हमने हमेशा सुनी है। जब तक आप मरबूत अंदाज में इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे, और खुदा के लिए जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, ठीक है, आपको ये बहुत ज़रूरी है, ये रॉन्ग साइड पे, क्योंकि जो राइट साइड पे आ रहा होता है वो बाज़-औक़ात बहुत तेज़ आ रहा होता है। Absolutely. और रॉन्ग साइड पे आने वाला मोटरसाइकिलिस्ट, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिलिस्ट, क्योंकि वल्नरेबल सवारी है, वो इसका निशाना बन जाता है। हेलमेट वो सर पे पहनने के बजाय गाड़ी के आगे सिस्टमैटिक एक वो ठीक है अप्रोच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। अगला सवाल महमल साहिबा से करते हैं। महमल, आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 साल बाद 2 तरफ़ा फ़ॉरेन ऑफिस मुशावरत का दोबारा आगाज़ हुआ है। क्या ये एक नए दौर का आगाज़ है? थोड़ा एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि इससे क्या आपको लगता है खित्ते में फ़र्क पड़ेगा, असरात होंगे? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि एक तो ये नए दौर का भी आगाज़ है, और एक ये पॉजिटिव और वेलकम डेवलपमेंट मैं इसे समझती हूँ कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगर आप तारीख़ के तनाजुर में देखें तो हमारे जो रिलेशंस हैं वो कोई ख़ास अच्छे नहीं रहे, और उसकी वजह जो है 1971 की जंग है, और जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान अलहदा हुए, और उसके अंदर मेरे ख्याल में हमारे जो उस वक्त के हुक्मरान थे उन्होंने तो इसको एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन हमें ये ज़रूर तारीख़ को करेक्ट भी करना चाहिए, और हमें एक्नॉलेज भी करना चाहिए कि उस वक्त पाकिस्तान ने क्या गलतियाँ की बांग्लादेश के अंदर, उनके लोगों को क्यों जो एक सेंस ऑफ एलियनेशन हुआ वो किस वजह से हुआ, और जो उधर हमारी तरफ से मजालिम भी ढाए गए उसकी भी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। खैर, उसके बाद हमने जब देखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात ख़ास तौर पे अवामी लीग के जो टेन्योर के अंदर तो हमेशा ही एक खटाई में रहते थे, और क्योंकि उसकी एक वजह ये भी थी कि अवामी लीग जो थी वो इंडिया के भी बड़े क्लोज, यानी शेख हसीना की जब भी हुकूमत आई है वो इंडिया के बहुत क्लोज रहे, और उसके अंदर इंडिया का भी क्योंकि 1971 की जंग में एक रोल रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उसमें तो उस वजह से भी एक तो वो चीज़ थी। अच्छा, अब जो है लीना, किसी भी मुल्क के जो रिजम्पशन ऑफ टाइज हों या इस तरह की चीज़ें, और ख़ासतौर पे दो ऐसे मुल्क जो कि एक ज़माने में एक ही रहे हों और एक खित्ते में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी ट्रेड टाइज, उसके अंदर एजुकेशन की टाइज हों, उसके अंदर कल्चर की टाइज, यानी हमारे अगर आर्टिस्ट जो हैं वो एक दूसरे के ममालिक में जाए, हमारे एकेडमिक्स अगर एक दूसरे के ममालिक में जाए, हमारे जर्नलिस्ट अगर एक दूसरे के ममालिक में जाए, हमारे प्लेयर्स जो है स्पोर्ट्स के लोग जो है वो एक दूसरे के ममालिक में जाए, और इस तरह की जो अगर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो और हमारी ये टाइज बढ़े, तो मेरे ख्याल में मैं इसको एक बहुत अच्छे तरीके से देखती हूँ। लेकिन आई थिंक ये एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, लेकिन है ये एक बहुत ही मुस्बत कदम, और आपको पता है कि साथ डार साहब भी जा रहे हैं जल्द, तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि जो हो रही है होने चाहिए खित्ते के अंदर इस तरीके से। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया महमद सरफराज साहिबा। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है इसके साथ, उसके बाद वापस आएंगे बाकी सवालात के साथ। वेलकम बैक। आपने जो इरशाद भट्टी साहब के लिए सवाल भेजा है उनके सामने रखते हैं, उनसे जवाब जानते हैं। भट्टी साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि बानी पीटीआई का कहना है कि वो मुल्की मफाद में बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो बातचीत है इसको किसी डील से ताबीर ना किया जाए, किसी डील के लिए बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं कि बातचीत और डील वाली बातचीत, इसके दरमियान में फ़र्क क्या होता है? बड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल आया आपके लिए भट्टी साहब। मैडम शेख, सच सच बताएं, ये आपने नाम बदल के तो नहीं किया? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ नहीं, मुझे पता था इसमें जो इंटेलेक्चुअलिज्म है और जो प्यार और मोहब्बत मुझसे झलक रही है लम्हा बे लम्हा, लफ्ज़ बे लफ्ज़, वो मुझे समझ आ रही है। तो मैडम शेख, मैं अपनी कोई अरस्तूपन या अफलातूनी झाड़ने की बजाय इमरान खान साहब के लफ्ज़ों में ही आपको समझाता हूँ। इमरान खान साहब ने जब मुज़ाकरात हुए हुकूमत के साथ, तो उस वक़्त भी कहा कि मेरी रिहाई, मेरे लिए रिलीफ, इसको निकाल दें दरमियान से। हाँ, मेरे सियासी कैदियों की बात करें। इमरान खान साहब ने इससे पहले भी कोई 21 मरतबा कहा है कि मैंने अदालतों से, ट्रंप साहब ने मुझे रिहा नहीं करवाना, ना मुझे कोई डील के ज़रिए रिहा होना है, मैंने अदालतों से रिहा होना है,
और जितने केस हैं उनमें दे ले सज़ाएँ, मैं अदालतों से रिहा होऊंगा। फिर इमरान खान साहब ने अभी ये जो बात हुई है ये इस तनाज़र में हुई है कि जब आज़म सवाती साहब ने कहा कि वो बातचीत के लिए उनके दरवाजे खुले हैं, कोई आज भी बात कर ले। अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि मेरे भी बैकडोर राब्ते हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि बातचीत होती रहती है। तो इमरान खान से चूँकि मिल नहीं पा रहे थे, तो बैरिस्टर गौर जब मिले तो इमरान खान ने उनको 6 हिदायत दी। अच्छा। और उनमें से नंबर 1 पे ये थी कि मुज़ाकरात ठीक है लेकिन डील नहीं, यानी कोई ऐसा तासुर ना जाए कि मेरी रिहाई के लिए आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर खान साहब की रिहाई ना भी हो और बाकी सब के लिए भी, पार्टी के लिए जनरली कोई रिलीफ हो, तो वो भी तो डील ही होगी ना। डील का मतलब है आपस में दोनों की डील, तो इसमें क्या मसला है? देखा ना, मैंने कहा था ना कि आपका सवाल है। अच्छा, अब ये मेरा सवाल है मैडम शेख। हाँ मैडम शेख, इसमें वो फिर इस बार तो उन्होंने सियासी कैदियों को भी निकाल दिया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जी जो इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं और हमें जो क्या कहते हैं, जो हमारे साथ जो पार्टी के साथ या जो बाकी जुल्म सितम हो रहे हैं वो ख़त्म किए जाएं और हमारा जो हक है वो हमें दिया जाए। तो ये डील नहीं है, ये उस तनाजुर में है। और नहीं, नॉट एट ऑल। अभी तक, इस वक्त तक, इस घड़ी तक इमरान खान नो डील, कोई मफहम इमरान खान अपनी ज़ात पे कोई नहीं। जो आसिफ अली जरदारी साहब किया करते थे या जो नवाज शरीफ साहब किया करते थे। अच्छा, मैं समझी। अगर तो खान साहब के लिए रिलीफ होगा, सिर्फ वो डील होगी, बाकी कुछ होगा तो वो डील नहीं होगी। नॉट एट ऑल। मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए सारा कुछ होगा। ठीक है सर, थैंक यू भट्टी साहब। सॉरी, मैं ज़रा मजीद आपके साथ इसके ऊपर बात करती, लेकिन हम वक्त ज़रा कम है। शहजाद इकबाल साहब के लिए जो सवाल आया है उसको शामिल करते हैं। शहजाद साहब, आपसे पूछा गया है कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक सिर्फ 3 माह में 1,72,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। इस रुझान को एक तरफ तरसीरात ज़र का ज़रिया समझा जाता है, दूसरी जानिब ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। आपकी नज़र में ये जो पाकिस्तानियों का बाहर जाना है, फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह मुल्क के लिए? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर 3 माह में 1,72,000 लोग बाहर गए रोजगार के लिए, तो यहाँ पे उनको कोई अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा होगा। बेटर ऑल्टरनेटिव के लिए वो गए होंगे, अपनी फैमिली को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए, उनका जो जरिया माश बेहतर हो उसके ही गए होंगे। अगर यहाँ हालात बेहतर होते, अच्छी रोजगार हो रही होती, मिल रही होती, तो लोग ना जाते। इसी तरह आप पिछले 2-3 साल में देखें, बहुत लोग इस वजह से गए और उनका ताल्लुक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी है। मैं क्योंकि कनेक्टेड रहता हूँ, मुझे पता है कि ऐसे ऐसे लोग गए हैं जो कंपनीज को उनके लिए एक ऑल्टरनेट ढूंढना मुश्किल हो गया है। एक्सपीरियंस भी होता है, जो डिग्रीज होती है उनके पास स्पेसिफिक फील्ड में, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम भी होता है। तो उस लिहाज से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। फिर बहुत आपका लेबर तबका जो है बाहर जाता है, आज से नहीं जा रहा, काफी ऐसे से जा रहा है, मिडल ईस्ट में जाता है, वहां पे काम करता है। आप बहुत सारे पाकिस्तानी आप जाएंगे टैक्सीज चला रहे होते हैं यूएई में, सऊदी अरब में, इसीलिए ताकि जो इनकम वो वहाँ पे जनरेट कर रहे होते हैं उसमें अपने खर्चे निकाल के भी एक अच्छा खासा पैसा वापस अपने लोगों को, अपनी फैमिली को भेज सकते हैं। तो ये मुश्किल हालात है। कोई भी अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, वो कहेगा कि अगर अच्छा रोजगार मिल रहा है तो मेरे मुल्क से क्या बेहतर हो सकता है, बाहर जाके हम क्यों रहे जहाँ पे हमें तरह तरह की चीजें, अगर आप वेस्ट में जाएं आपको शायद बायसेस का सामना करना पड़े। आप अगर गल्फ में जाते हैं 20-20 साल रहते हैं, आपको नेशनलिटी नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली वहाँ पे यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो उसका वो फैक्टर तो है। ये एक इकोनॉमिक बुरी परफॉर्मेंस हमारी ओवर द ईयर्स जो रही है उसका नतीजा है। हाँ, जब ये बाहर चले जाते हैं और फिर पैसे भेजते हैं रेमिटेंसेस, तो वो पाकिस्तान के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक्सपोर्ट्स हमारे उस तेजी से नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो अगर आपने अपना करंट अकाउंट को मैनेज करना है, बैलेंस रखना है, तो उसके लिए रेमिटेंसेस पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बेहतरी कहाँ पे कर सकते हैं? जो बड़ी तादाद में लेबर जाता है उसको आप स्किल्ड बना के भेजें, उनके लिए यहाँ पे जो है ट्रेनिंग के माहौल ज्यादा बेहतर हो, ट्रेनिंग फैसिलिटीज हो, वोकेशनल ट्रेनिंग के उनके लिए सेटअप हो, तो उससे वो बाहर जाके और बेहतर काम कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ लोग रोजगार के लिए जा रहे होते हैं, कुछ लोग यहाँ के जो हालात है, शायद दहशतगर्दी हो या वैसे जो जनरली सोसाइटी के लाइफस्टाइल के लिए जा रहे होते हैं, ठीक है, एजुकेशन के लिए जा रहे होते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए वो फिर चले जाते हैं बाहर। ठीक है, थैंक यू सो मच शहजाद साहब। और इसी के साथ ही आज हमारे पास वक्त खत्म हो गया, इतना ही। अल्लाह हाफिज़।